हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, एशियन हिस्ट्री में हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, मौर्य एम्पायर में हम जो मौर्य प्रशासन है, प्रशासन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने बात की थी जो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, और प्रांतीय प्रशासन में अनेक टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल्स हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन में मौर्य युगीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में और स्थिति के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिएगा और लगातार इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक मौर्य युगीन सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, स्थिति। देखिए मौर्य प्रशासन यानी मौर्य काल में जो लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस समय भी परंपरागत सामाजिक की व्यवस्था विद्यमान थी। देखिए जो मौर्य प्रशासन में भी जो आज वर्तमान में अगर सोशल सिस्टम की अगर देखें बात, तो आज की जो सोशल सिस्टम है वैसे ही मौर्य प्रशासन में भी ऐसा ही सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस समय भी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी। कहाँ? मौर्य प्रशासन यानी मौर्य साम्राज्य के समय यानी मौर्य काल में समय। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी अर्थशास्त्र में सभी निम्न जातियों की गणना शूद्र वर्ण में की है। यानी कि जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया एक बुक है जो प्रशासन और सामाजिक स्थिति से संबंधित है। तो देखिए अर्थशास्त्र में सभी निम्न जातियों यानी जो सभी जो निम्न जाति हैं, उन निम्न जातियों की जो तुलना है या गणना है वो शूद्र वर्ण से की है। शूद्र वर्ण से की है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है सबसे निम्न जाति थी। ठीक है, तो सभी जो निम्न जाति हैं उनकी गणना किससे की जाती थी? शूद्र वर्ण या शूद्र जाति से की जाती थी, तथा शूद्रों को चांडाल से अलग रखा जाता था। देखिए डियर फ्रेंड, चांडाल होते थे ना, चांडाल यानी शूद्रों को चांडाल से अलग रखा जाता। ठीक है, शूद्रों को आर्य कहा गया, यानी कि शूद्रों को आर्य कहा गया। ठीक है, जो जब भारत में आर्य आए थे तो ये यानी कि गंगा नदी के वाला इधर वाला जो पार्ट पश्चिमी यहाँ पे तो आर्य थे। ठीक है, आर्य, और गंगा नदी के जो पश्चिम पूर्व की साइड में वो अनार्य थे। ठीक है, तो अनार्य और आर्य की जब दोनों के अंदर जब दोनों की जो सिस्टम सोशल सिस्टम है यानी कि जो डिस्टेंस होती है यानी कि दूरी है वो मतलब एक मिश्रित रूप में हो जाती है, मिलन हो जाता है, तो ये सभी क्या कहलाए? फिर बाद में आर्य कहलाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, इस समय भी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी। अर्थशास्त्र में सभी निम्न जातियों की गणना शूद्र वर्ण से की है, तथा शूद्रों को चांडाल से अलग रखा जाता था। शूद्रों को आर्य कहा गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात कर। देखिए चांडाल होते क्या हैं? ठीक है, चांडाल होते क्या हैं? देखिए चांडाल होते थे जो शमशान घाट होते, शमशान घाट के अंदर रहते थे, और वहां पर जो शव है, शव के लिए लकड़ी वगैरह ये क्या करते थे? व्यवस्था करते उसको जलाने की। ठीक है, उसको दफनाने की आदि, ये चांडाल होते थे। ठीक है, बात करते हैं आगे। अर्थशास्त्र में अनुलोम और प्रतिलोम के आधार पर विभिन्न वर्ण संकर निम्न जातियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें चांडाल को सबसे निम्न बताया है, और इससे ब्राह्मण स्त्री और शूद्र से की संतान माना गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए चांडाल होते क्या थे? ठीक है, आपने सुना होगा विवाह अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पीछे वाले जो वीडियोज है उसमें बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। तो देखिए चांडाल किन से उत्पन्न होता था? जब प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक है, प्रतिलोम विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह कैसे होता था? जब ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष की जब संतान उत्पन्न होती थी उसको क्या कहते थे? चांडाल कहते थे। कहने का मतलब ये प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए तो उच्च वर्ण की तो स्त्री और निम्न वर्ण का तो क्या होता? पुरुष। तो यहाँ पर हो जाता था प्रतिलोम विवाह, और इसका उल्टा कर लीजिएगा, वो अनुलोम विवाह होता। तो ठीक है, तो ब्राह्मण स्त्री से और शूद्र पुरुष से यानी कि उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष से जब शादी होती थी और उससे उत्पन्न होता विवाह, उससे उत्पन्न जो पुत्र होता था उसको हम क्या कहते थे? चांडाल कहते थे। सॉरी। मेगास्थनीज ने
भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेगस्थनीज थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो सेल्यूकस निकेटर था उसका एक ये राजदूत था। तो ये उसके समय भारत में आया था। तो उसने बताया कि भारत में यानी कि समाज में, भारतीय समाज में 7 जातियों में विभाजित किया उसने। 7 जातियां थी, ठीक है। और वो 7 जातियां कौन कौन सी थी डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए पहली जाति थी ब्राह्मण और दार्शनिक, ठीक है, जो वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ वगैरह कराना, तो ये होते थे ब्राह्मण और दार्शनिक। जो खेती बाड़ी करते थे उसको कृषक, यानी कृषक एक अलग जाति थी, ठीक है। कारीगर है, शिल्पी है, व्यापारी। जो कारीगरी करता था और शिल्पी करता था, और जैसे जो व्यापारी होता था, जो मर्चेंट होता था, उसको क्या कहते थे, उसको तीसरी जाति कहा गया है। चरवाहे और शिकार, यानी कि चरवाहे जो भेड़ बकरियों को चराता था, जानवरों को चराता था, मवेशियों को चराता था, और साथ ही शिकार करने वाला जो व्यक्ति था वो भी एक अलग से चौथी जाति थी, ठीक है। सैनिक और योद्धा पांचवी जाति निरीक्षक यानी कि जो जांच पड़ताल करने वाला, और एक मंत्री और सलाहकार, ये सातवीं जाति थी, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये 7 प्रकार की जातियां होती थी। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज बताया कि जो मौर्य प्रशासन के अंदर 7 जातियां थी, तो वो निम्न है, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा इसको। देखिए एक तो ब्राह्मण और दार्शनिक, दूसरी कृषक, तीसरी कारीगर, शिल्पी और व्यापारी, चौथी चरवाहे और शिकारी, ठीक है। पांचवी है सैनिक और योद्धा, और छठी है निरीक्षक, और सातवीं मंत्री एवं सलाहकार। ये 7 जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अर्थशास्त्र यानी कि मौर्य प्रशासन के अंदर 7 जातियां किसके द्वारा विभक्त की गई थी, तो आपको बताना है मेगस्थनीज के द्वारा, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद करना। आगे बात करते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता था। तो किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है मेगस्थनीज के द्वारा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको पता है अनुलोम विवाह है, यानी कि उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, तो ये इसका अपवाद हो गया, ठीक है। तो ऐसा कहने वाला कौन थे, मेगस्थनीज कहते हैं कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के अंदर जाकर विवाह नहीं कर सकता था, ठीक है। और एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का व्यवसाय भी नहीं कर सकता था, ऐसी बात कहता है, ठीक है। और लेकिन ब्राह्मण अपनी विशेष स्थिति के कारण वह इन कारणों से विमुख यानी कि विमुख थे, यानी कि उनको विशेष स्थिति प्रदान की, तो ये सभी प्रकार के व्यवसाय कर सकता था। ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रही है और या इसके अलावा कोई भी आपकी समस्या है तो प्लीज आप कमेंट सेशन मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपकी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे स्त्रियों की स्थिति, यानी कि मौर्य काल के अंदर जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति कैसी थी उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। देखिए मौर्य प्रशासन के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन हम विकसित नहीं कह सकते। अच्छी तो थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी जिस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी लेकिन विकसित नहीं थी, ठीक है। धर्मशास्त्रों की तुलना में कौटिल्य ने, यानी कि जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्रों की तुलना में कौटिल्य ने स्त्रियों को सामाजिक उत्तराधिकार एवं सांपत्तिक संबंधी अधिकारों को आंशिक रूप से स्वीकारा है। यानी कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य कहते हैं कि जो सामाजिक उत्तराधिकार यानी कि जो स्त्रियां थी जो उत्तराधिकार यानी कि घर का मुखिया नहीं बन सकती, साथ ही संपत्ति संबंधी अनेक जो अधिकार थे उनको आंशिक रूप से उनको स्वीकार्य दिए गए थे, लेकिन इतने पूरे अधिकार उनको नहीं दिए गए। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था कौटिल्य जी, कहते हैं। अब देखिए रेफरेंस एक बात और आती है, अनिष्कासिनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिष्कासिनी, देखिए अनिष्कासिनी महिला कौन होती थी, यानी कि वे महिलाएं जो घर की 4 दीवारी में से बाहर नहीं निकलती, तो उसको अनिष्कासिनी कहा गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो घर की 4 दीवारी में रहकर अपने घर के कामकाज करती थी और बाहर की दुनिया वो नहीं देखती थी, तो या उसको बाहर निकलने का अधिकार उनको नहीं था, तो ऐसी महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड। बात करते हैं आगे। मेगस्थनीज जी व स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं, यानी कि मेगस्थनीज और स्ट्रेबो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और जबकि जो कौटिल्य जी जो अर्थशास्त्र में कहते हैं कि भैया भारत के अंदर दास प्रथा तो थी, और वो भी कितने प्रकार की, 9 प्रकार की दासों का उल्लेख किया है, यानी कि दास प्रथा थी
और 9 प्रकार के दास थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, तो मेगस्थनीज व स्ट्रेबो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन इसके विपरीत जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेगस्थनीज द्वारा दास प्रथा को स्वीकार न करने का कारण संभवतः यह रहा होगा कि भारत में यूनान की तरह उसके समय अमानुषिक व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी कि कहने का मतलब है कि कौटिल्य कहते हैं कि दास प्रथा भारत में नहीं थी। कारण, किस कारण से? कारण ये था कि जिस तरह यूनान में जो सामाजिक यानी कि जो मनुष्य होते थे उसके गलत तरीके के व्यवहार नहीं किए जाते, इसीलिए उसको दास, इसी आधार पर मेगस्थनीज कहते हैं कि भारत में किसी प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि भारत में सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौटिल्य कहते हैं कि दास प्रथा तो थी लेकिन सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, लेकिन यूनानी इतिहासकारों ने पश्चिमोत्तर भारत में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख बताया। यानी कि जो यूनानी जो इतिहासकार थे, यानी जो इतिहास लिखने वाले इतिहासकार थे, वो कहते हैं कि भारत के पश्चिम और उत्तर, जैसे ये आपका उत्तर और ये पश्चिम, तो यहाँ पर इस दिशा के अंदर उन्होंने बताया कि यहाँ पर सती प्रथा थी। तो ऐसा कहने वाले पश्चिमोत्तर भारत में कहने वाले थे यूनानी इतिहासकार। ओके, लेकिन अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि भारत में सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, बात आती है आगे। देखिए प्रवहन क्या होता है कि ऐसे समारोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समारोह है जिनमें भोज्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों का खुलकर प्रयोग होता था। यानी कि प्रहवन क्या होता था कि ऐसे समारोह जिनमें जो भोज्य पदार्थ यानी कि जो भोजन, ठीक है, और जो पेय यानी कि पीने वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनका खुलकर प्रयोग होता था, तो उनको प्रवहन कहा जाता था। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैदिक व बौद्ध धर्म लोकप्रियता, यानी कि जो मौर्य प्रशासन या मौर्य वंश था उसमें बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म प्रचलन था। और यूनानी देवता, यानी कि यूनानी देवता, देखिए यूनानी देवता की तुलना की गई है। जैसे हमारे शिव है, तो शिव को यूनानी जो देवता यानी कि मेगस्थनीज के अनुसार कहा गया है कि यूनान में शिव को डापनोसियस कहा गया है। और जैसे कृष्ण भगवान है उनको हेराक्लीज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यूनान के अंदर शिव को डापनोसियस कहा गया और कृष्ण भगवान को हेराक्लीज कहा गया। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि मेगस्थनीज, और उनकी तुलना यूनानी देवताओं के साथ की गई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि मौर्य काल में जो लोग थे उनके पास पैसे कहाँ से आते थे, पैसे के लिए वो कौन कौन से काम करते थे, ठीक है, कामकाज करते थे, और जो राजकीय जो आय है वो कहाँ से आती, कैसे आते थे। ठीक है, तो वो सारी बात अपन करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखते हैं मौर्यकालीन अर्थशास्त्र का मुख्य आधार कृषि। देखिए मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम का जो बेस लाइन है वो थी आपकी एग्रीकल्चर, पशुपालन और व्यापार। ठीक है, तो ये 3 ऐसे थे जिससे जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, जिसे कौटिल्य ने सभी को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? वार्ता के नाम से। उन्होंने किस नाम से पुकारा? इनको वार्ता के नाम से पुकारा गया। आई होप ये डियर फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, यानी कि जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था कृषि है, पशुपालन और व्यापार था। इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से उसको वार्ता कहा गया है। देखिए कृषि, पशुपालन और व्यापार को मिलकर क्या कहा गया? वार्ता कहा गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए वार्ता, देखिए आजीविका का साधन था क्या? कृषि, पशुपालन और व्यापार। वार्ता को शूद्र वर्ण ही सामान्य वृत्ति बताया गया। यानी कि वार्ता को, यानी जो शूद्र वर्ण ही इसको सामान्य वृत्ति बताया गया है, यानी कि यही लोग इसको काम करते थे। ठीक है, आगे बात करें तो कृषि को सबसे उत्कृष्ट व्यवसाय बताया गया, यानी कि मौर्य प्रशासन जो एग्रीकल्चर है उसको सबसे अच्छा काम बताया गया है। ठीक है,
मेगास्थनीज ने कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताई और मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य शासन में जो कृषकों की संख्या थी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस जो कृषि को सबसे उत्कृष्ट व्यवसाय बताया गया था उस जमाने के अंदर। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, यानी कि मेगास्थनीज के यहाँ का मैगजीन्स कहते हैं कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो खंडन किया है कौटिल्य, और कौटिल्य कहते हैं कि भैया भारत में अकाल पड़ते थे। ठीक है, और राज्य द्वारा सहायता कार्यों का उल्लेख भी करते हैं कि जब अकाल पड़ता था तो राज्य यानी कि सरकार क्या करती थी, वो लोगों की सहायता करती। उसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जैन परंपराओं, आपने जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि मगध के अंदर 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ता है। तो भद्रभाव यानी कि अपने पुत्र सिंहसेन यानी कि बिंदुसार को उत्तराधिकार घोषित करके, राजा घोषित करके वो भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि से क्या अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात आती है यहाँ पे। ठीक है, तो सही बात है कि जैन परंपराओं में मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, और इसका खंडन कौन करता है? मेगस्थनी कहता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि भारत में अकाल पड़ा है। ओके, बात करते हैं आगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? उन आय के प्रमुख साधनों की बात करें तो देखिए आय कहाँ कहाँ से आती थी, कैसे कैसे लोगों से टैक्स लिया जाता था, ये सभी बातें करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग। देखिए भाग है भूमि करता है। भाग, अगर क्वेश्चन पूछे भाग क्या है, यह एक क्या था, भूमि कर था, यानी कि लैंड टैक्स था। ठीक है, तो भूमि कर था। ठीक है, भूमि कर जो सामान्यतः 1/6 भाग था, यानी कि 1/6 लिया जाता था, भूमि उपज का 1/6 लिया जाता था। लेकिन कौटिल्य ने राज्य की आवश्यकता और भूमि की उर्वरता के अनुरूप इसे 1/4 भी किया और 1/3 भी किया, यानी कि विशेष परिस्थिति के आधार पर उसने उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा भी दिया गया था। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये था भूमि कर था। ठीक है, और इस अशोक के रुमनदेही स्तंभ लेख में इसे लुम्बिनी के लोगों के लिए घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रुमनदेही के अंदर जब वो जाते हैं यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की जो आय है टैक्स, उसको कम कर दिया गया था, यानी कि 1/4 से कम करके 1/8 कर दिया था। कहीं कहीं आपको 1/6 भी दिया गया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे बात करते हैं। आगे की अगर बात करें तो दूसरा कर था सीता। ठीक है, राज्य की अपनी भूमि और होने वाले आय और जनपदों से होने वाला आय। ठीक है, तो ये सीता है। सीता किसको कहा गया? भूमि को कहा गया। ठीक है, तो राज्य की अपनी भूमि होती थी और उससे होने वाली जो आय थी, यानी जनपदों से लिया जाने वाला एक कर था। बलि भी एक प्रकार का धार्मिक कर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो भाग, ये भूमि कर था। सीता यानी कि कृषि से लिया जाने वाला, भूमि से लिया जाने वाला टैक्स, यानी जनपदों से लिया जाता था। और बलि थे, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, जिसे धार्मिक कर्म, जैसे तीर्थ स्थानों से होने वाली आय, यानी कि जहाँ तीर्थ स्थान है, जहाँ पर धार्मिक स्थल है, वहां से उससे होने वाली आय। अशोक ने रुम्मदेही स्तंभ लेख में सभी रुम्मिनी के लोगों के लिए बिल्कुल समाप्त करने का उल्लेख बताया गया, यानी कि जो कर था, टैक्स था, उसको समाप्त करने की बात बताई गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये तीन हो गई। एक तो भाग है, सीता है और बलि। इनको याद कैसे करना है? इनको सिर्फ याद ये करना है कि भाग क्या था, तो आपको बताना है ये एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, और ये भूमि कर था। ठीक है, और सीता क्या था? यानी कि कृषि से होने वाली आय का, ये था आय का एक प्रमुख साधन था ये। और बलि क्या था? एक धार्मिक कर था। अब बात करते हैं आगे। देखिए, उद्रंग या उदंग भी उसको कहेंगे। ठीक है, उद्रंग या उदंग यानी कि ये सिंचाई कर था, यानी कि सिंचाई से लिया जाने वाला कर। विष्टि, ये बेगार थी। बेगार आपको पता है कि जैसे प्रत्येक घर में से एक एक व्यक्ति को पर डे बुलाया जाता और उससे बेगार यानी कि बिगर जो पगार दिए बिगर ही उसको क्या, उसे मेहनत ली जाती थी। ठीक है, और मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो ये था विष्टि, एक प्रकार का कर था ये भी। ठीक है, तो विष्टि बेगार। हिरण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्य, देखिए हिरण्य क्या है? मजदूरों से लिया जाने वाला एक नगद कर था। ठीक है, ये नगद इसको नकद कहेंगे। ठीक है, ये नकद कर था। ठीक है, तो देखें, यानी मजदूरों से लिया जाने वाला
ये नकद कर था, यानी कि मजदूरों से लिया जाता था। वृज क्या है? पशुओं से होने वाली आय, यानी कि जो पशुओं से होने वाली आय है उसी वृज कहा गया। और प्रवेज्य आयात करता है ये, ठीक है, आयात कर, ठीक है, आयात ठीक है। और निष्क्राम में देखिए निर्यात करता, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आयात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला करता, ठीक है। तो देखिए प्रवेश से है आयात कर और निष्क्राम में है निर्यात कर, ठीक है। और विवितम, देखिए विवितम होता था चारागाहों से होने वाली आय, यानी कि जो चारागाह आते थे उनसे होने वाली आय, ठीक है, विवितम होता था। और सेतुबंध, सेतुबंध का मतलब जो सिंचाई का मैनेजमेंट करने हेतु, यानी कि सिंचाई प्रबंधन हेतु जो कर लिया जाता था उसको सेतुबंध कहा गया। तो ये डियर फ्रेंड्स ये 11 प्रकार के कर है, उनको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे भाग है, जो सीता है, बलि है, उद्रंग है, विष्टि है, हिरण्य, व्रज है, प्रवेश है, निष्क्राम्य है, ठीक है, और विवितम है और सेतुबंध है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है, ठीक है। बात आती है कि भूमि के प्रकार, यानी कि जो भूमि कितने प्रकार की थी, ठीक है। वैसे तो कौटिल्य ने भूमि के 10 प्रकार बताए हैं, लेकिन हम 10 से प्रकारों को हम नहीं पढ़ेंगे। आपको तो सिर्फ याद करना क्या है कि कौटिल्य ने 10 प्रकार की भूमि बताई, हम सिर्फ 5 भूमि के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो कौटिल्य ने कितने प्रकार की भूमि बताई? 10 प्रकार की। प्रमुख प्रकार देखिए, एक है फर्स्ट नंबर पे है अंत्य अंदेव मात्रक। देखिए अंदेव मात्रक, देखिए अंदेव मात्रक क्या है कि यानी कि बिना वर्षा अच्छी फसल, यानी कि ये इस प्रकार की भूमि होती थी जिसमें बिगर फसल ही क्या, बिगर बारिश ही अपनी अच्छी फसल हो जाती, तो ये होती थी अंदेव मात्रक भूमि होती थी। दूसरी देव मात्रक, देखिए देव मात्रक वर्षा पर निर्भर, यानी कि ऐसी कृषि जिस पर वर्षा पे ही डिपेंड होती थी, यानी वर्षा होने के बाद भी होने पर ही क्या यहाँ पे इसमें फसल होती थी, अन्यथा फसल नहीं होती, तो उसको देव मात्रक कहा गया। एक है कृष्ट, कृष्ट भूमि, देखिए जुती हुई भूमि, यानी इसको जुती हुई भूमि होती थी ये, इस पर बार बार उसको जोतना नहीं पड़ता था, ठीक है, ये जुती हुई भूमि होती थी। अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि थी, ठीक है। और स्थल है ऊंची भूमि, यानी कि जो लैंड से थोड़ा ऊंची होती थी उसको क्या कहेंगे? ऊंची भूमि या हम स्थल भूमि। तो डियर फ्रेंड्स ये 5 प्रकार की भूमि है। तो डियर फ्रेंड्स अभी इसके पश्चात एक वीडियो और अपलोड होगा मौर्य प्रशासन के बारे में, फिर इसके पश्चात मौर्य प्रशासन वाला जो टॉपिक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। फिर हम एक नए टॉपिक से आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स मिलते रहिए, बनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में आपसे और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।